हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हमारे विषय के अर्थशास्त्र नामक भाग के पहले अध्याय के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। हमारा पहला अध्याय अर्थशास्त्र से जो संबंधित है उसका नाम विकास, और कल हमने इस विकास शब्द को ही बड़े विस्तार से जाना। एक बार प्रारंभिक परिचय से जोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। विकास अर्थात व्यक्ति का अपनी वर्तमान अवस्थाओं को छोड़कर नवीन अवस्थाओं की तरफ अग्रसर होना विकास कहलाता है। यह अवस्थाएं चाहे कोई सी भी कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपनी प्राचीन अवस्थाओं को छोड़ देता है और किसी नवीन अवस्था की तरफ वो अग्रसर होता है, अग्रसर मतलब आगे की तरफ जाना। यहां भी एक बात पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले कि जब व्यक्ति अपनी प्राचीन अवस्था को छोड़ देता है और नवीन अवस्था की तरफ बढ़ता है तो इसे विकास कहा जाता है। विकास की एक सबसे बड़ी शर्त हमने जानी थी कि विकास जो होता है वो हमेशा आगे की तरफ होगा। अर्थात आज कोई व्यक्ति यहां पर है तो कल उसे आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं। यह विकास की सबसे बड़ी कंडीशन आती है, शर्त आती है कि विकास जो होता है वो हमेशा आगे की तरफ ही होगा। कल हमने विकास के बारे में यह भी जाना कि विकास दो वादे करता है, एक का विकास तो दूसरे का विनाश। यहां विनाश का मतलब, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि विनाश का मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाने से नहीं है। विनाश का मतलब है नुकसान, हानि, लॉस। जरूरी नहीं कि एक के लिए विकास है तो वो सबके लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए उससे लॉस भी हो, उससे हानि भी हो। लेकिन ये कंडीशन तब सामने आती है जब दो व्यक्ति, दो समाज, दो वर्ग एक दूसरे से विपरीत हो, किसी भी रूप में, किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, आयु, पद आदि किसी भी आधार पर जब एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो वहां एक के लिए तो विकास हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए विकास हो। वहीं विकास यह भी कहता है कि भिन्न लोगों के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विकास चाहता हर कोई है, लेकिन उस विकास के जो लक्ष्य हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, उद्देश्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि बारिश की बात करें, बारिश को हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि वर्षा हो, लेकिन वर्षा हो किस लिए हो, यह सबके लक्ष्य अलग अलग है। एक किसान वर्षा इसलिए चाहता है ताकि उसकी फसलों का उत्पादन बेहतर तरीके से हो सके। एक उद्योगपति वर्षा इसलिए चाहता है कि बांधों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो और उस जल से जल विद्युत का निर्माण हो सके। एक छात्र वर्षा इसलिए चाहता है कि जब वर्षा होगी तो आराम से उस वर्षा के जल में नहाया जाएगा, मौज मस्ती आनंद उठाया जाएगा। तो वर्षा हर कोई चाह रहा है, लेकिन उसके चाहने के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो सबके अलग अलग। तो यहां विकास के बारे में हमने जाना कि विकास दो प्रकार के वादे करता है, एक तो एक का विकास, दूसरे का विनाश, और दूसरा भिन्न लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विकास शब्द को पढ़ने के बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक चलता है वो आता है आर्थिक विकास।
जैसे हमारी किताब ही अर्थशास्त्र की है। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिसमें अध्ययन किया जाए अर्थ का। यहां अर्थ से मतलब है धन, संपत्ति, मुद्रा से। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्र जिसमें धन और धन से संबंधित तमाम क्रियाओं का अध्ययन होता है, उन्हें अर्थशास्त्र कहा जाता है। और जहां अर्थ की बात आ रही है तो वहां आर्थिक विकास का तो जिक्र होना स्वाभाविक है। आर्थिक विकास, व्यक्ति की आय में दीर्घकालीन वृद्धि होना, व्यक्ति की आय में दीर्घकालीन वृद्धि होना तथा उस आय से जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार आना आर्थिक विकास कहलाता है। यह तो हम जानते हैं, बेटर तरीके से जानते हैं कि आज के समय में पैसा बहुत कुछ है। किताबी ज्ञान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज वास्तविकता को देखा जाए तो आज पैसों के बिना जीवन का गुजारा संभव नहीं। हालांकि दर्शन कुछ अलग बातें कहता है। अगर हम दार्शनिक रूप से चलें, फिलॉसफी के रूप में चलें, तो दर्शन इस बात को कहता है कि पैसों से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसों से किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। ये एक फिलॉसफी वाली बातें आती हैं। लेकिन आज के जीवन की सच्चाई यही है कि मुद्रा के बिना, धन के बिना, पैसों के बिना जीवन संभव नहीं। एक व्यक्ति जो आज क्या कमा रहा है, मतलब इससे नहीं है कि 1 रुपया कमा रहा है या 1 करोड़ कमा रहा है। मतलब इससे है कि वो क्या कमा रहा है और उस पैसे से क्या वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है या नहीं। देखा जाए तो खर्च करने के लिए 1 करोड़ भी बहुत कम होते हैं और बचाने के लिए 1 रुपया भी काफी होता है। यह व्यक्ति के ऊपर होता है। लेकिन बात देखने की आती है कि क्या व्यक्ति उन पैसों से, उन संपत्ति से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है या नहीं। अगर व्यक्ति की आय में लगातार वृद्धि हो रही है और उसके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है तो उसे कहा जाएगा आर्थिक विकास। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और उस 100 रुपए से वो रूखा सूखा भोजन कर रहा है, चटाई पर सो रहा है, झोपड़ी में निवास कर रहा है, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी है और इस आमदनी में 100 रुपए में बस इतनी ही चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है। कुछ ऐसी घटना घटित हो कि उसकी आमदनी में वृद्धि हो जाए, उसका वेतन बढ़ जाए, उसका रोजगार बेहतर चलने लगे, कुछ लॉटरी लग जाए या कुछ भी कह सकते हैं, और उसकी आमदनी अब 10,000 रुपए महीने हो गई। कहां पहले 100 रुपए थी, अब 10,000 रुपए महीने हो गई। तो व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई, लेकिन विकास अभी नहीं हुआ है। विकास तब होगा जब व्यक्ति उन 10,000 रुपए से अपने जीवन जीने के स्तर को सुधार ले। अगर नहीं सुधारता है तो वहां विकास नहीं हुआ, वहां सिर्फ वृद्धि हुई है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए आ गए, अब 1 करोड़ रुपए को वो ले जाकर अपने बॉक्स में, बक्से में बंद कर दे, दुनिया आए और सबको दिखाए, देख मेरे पास 1 करोड़ रुपए, फिर लॉक लगा दिया जाए, फिर कोई आया उसको दिखाए, देख मेरे पास 1 करोड़ रुपए, और लॉक लगा दो, और जीवन जी रहा है वो उसी तरह से जैसे 100 रुपए कमाता था तब जीता था। तो यहां 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए वृद्धि तो हो गई, किसकी? धन की, लेकिन उस धन से विकास नहीं हुआ है। तो आर्थिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति की आय में दीर्घकालीन वृद्धि होना और उस आय से व्यक्ति अपने जीवन जीने के स्तर में सुधार करना आर्थिक विकास कहलाता है। तो 2 चीजें हमने जानी, एक विकास और दूसरा आर्थिक विकास। इसी के क्रम में हम चलते हैं नंबर 3, और वो आता है आपके मानव विकास। ध्यान देना, लेसन के अंतर्गत इस तरह से टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, मैं आपको अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, विकास का वादा सिर्फ इतना टॉपिक दिया गया है यहां पर। इसके बाद
यहां आर्थिक विकास से संबंधित बात आती है, आय से संबंधित, और उसके बाद राष्ट्रीय विकास। चलिए मानव विकास से पहले राष्ट्रीय विकास समझ लीजिए। जिस तरह से पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का विकास होता है, उसी प्रकार से जब राष्ट्र का विकास होता है तो उसे राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। एक ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो, जाति, धर्म, आयु, लिंग, पद आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का जहां विकास करने का प्रयास किया जाए, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय विकास। और एक देश का विकास तब होता है जब उस देश की प्रति व्यक्ति आय, उस देश की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो उस देश का राष्ट्रीय विकास होता है। यह प्रति व्यक्ति की आय क्या है यह भी हम जानेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का पर्टिकुलर विकास हो रहा है, एक व्यक्ति का विकास हो रहा है, यदि यह विकास एक व्यक्ति के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का हो तो उसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं। जरूरी नहीं है कि संपूर्ण देश का विकास संभव हो सके, और है भी नहीं, क्योंकि विकास की शर्त हमने जानी भी थी अभी कि एक का विकास तो दूसरे का विकास हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन राष्ट्र के अधिकांश लोगों का विकास हो रहा है यदि, तो वो राष्ट्रीय विकास की श्रेणी में रखा जाता है। अल्पसंख्यकों की, यानी जिनकी संख्या कम है, यहां अल्पसंख्यक का मतलब मैं किसी धर्म, किसी जाति, वर्ग इसके नहीं ले रहा हूं। यहां अल्पसंख्यक का मतलब यह है कि एक वर्ग तो चाहता है विकास हो, एक वर्ग तो चाहता है कि कोई लाभ मिले, लेकिन दूसरा वर्ग उसका विरोध कर रहा है, तो यहां कोई महत्व नहीं रखेगी बात, यहां महत्व रखेगा वो बड़ा वर्ग जो विकास चाहता है। एग्जाम्पल के रूप में एक उद्योग के अंतर्गत 1000 मजदूर कार्य कर रहे हैं, और उन 1000 मजदूरों से उद्योगपति 8 घंटे कार्य करवा रहा है और बदले में दे रहा है 100 रुपए, सपोज कीजिए। अब मजदूरों की यह डिमांड है कि या तो उनके वेतन में वृद्धि की जाए, या उनके कार्य करने के जो समय है उसमें कटौती की जाए। अब अगर यहां पर 1000 मजदूरों की बातों को मान लिया जाता है तो सीधे सीधे लॉस किसको हो रहा है? उद्योगपति को हो रहा है। लेकिन यहां उद्योगपति के लॉस महत्व नहीं रखेगा, यहां महत्व रखेगा उन मजदूरों का प्रॉफिट, क्योंकि संख्या किसकी ज्यादा है? मजदूरों की। उसी तरह से एक देश के अंतर्गत यदि विकास किया जा रहा है, कोई नियम, कोई कानून बनाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है किसी को लाभ मिलेगा और किसी को हानि मिलेगी। लेकिन नजरिया यह देख रखना है, ध्यान यह रखना है कि कौन से वर्ग को लाभ मिल रहा है और कौन से वर्ग को हानि, मतलब बड़े वर्ग को लाभ पहुंच रहा है या बड़े वर्ग को हानि पहुंच रही है। यदि बड़े वर्ग को लाभ पहुंच रहा है तो फिर वो शामिल होगा किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत। एक देश विकसित है या नहीं, एक राष्ट्र का विकास हो रहा है या नहीं, इस बात की गणना करने के लिए 3 तत्वों को आधार बनाया जाता है। तीन तत्वों को आधार बनाया जाता है, और उन 3 तत्वों में से नंबर 1
नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता और तीसरा जीवन प्रत्याशा या जीवन काल या स्वास्थ्य, कुछ भी बोल सकते हैं। यदि ये तीनों बेहतर हैं किसी देश के अंतर्गत तो उस देश का विकास यानी राष्ट्रीय विकास अधिक होता है। होते क्या है जरा सुन लीजिए। प्रति व्यक्ति आय, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, PCI। जब देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। जब देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या प्रति व्यक्ति आय, इसे औसत आय भी कहते हैं। आपने छोटी क्लासेज में मैथ में पढ़ा भी होगा, औसत निकालने का सूत्र, एवरेज निकालने का सूत्र, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहां पर भी प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र यही बनता है कुछ। कुल आय बटा कुल जनसंख्या। किसी देश में कितने लोग निवास कर रहे हैं और उन लोगों की टोटल आमदनी क्या है, उस आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर मापदंड नहीं है, इसमें काफी कमियां हैं, हम देखेंगे आगे जाकर, लेकिन प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र आपका यह होता है। तो याद रखेंगे परिभाषा, जब देश की कुल आय में, आप रिवाइज कीजिए साथ में, कि जब देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। एग्जाम्पल जरा देखें इसके बारे में। मान लीजिए, सिर्फ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और कुछ नहीं, कि कोई एक्स नामक देश है और इस एक्स नामक देश के अंतर्गत ये 5 लोग निवास करते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, टॉपिक को समझाने के दृष्टिकोण से ही ये आंकड़े लिखे जा रहे हैं। अब एक्स नामक देश जिसके अंतर्गत 5 लोग निवास कर रहे हैं और इनमें प्रत्येक की आमदनी, जो 1 नंबर व्यक्ति है उसकी आमदनी 200 रुपए, इसकी आमदनी 400 रुपए, इसकी आमदनी 50 रुपए, इसकी आमदनी 5000 रुपए और इसकी आमदनी 3000 रुपए। ओके, ये 5 व्यक्ति और 5 व्यक्तियों की आमदनी। हम निकाल रहे हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम औसत आय भी बोलते हैं। और औसत आय निकालने का सूत्र क्या होता है? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। कुल आय, इसको टोटल कर लीजिए, 5 और 3 8000, 8000 और 4 और 2 6, 8650, 8650। ये तो क्या हो गई? कुल आय। बटा कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या है 5। तो बस 8650 में 5 का भाग दे दीजिए, जो संख्या निकल कर आएगी वो होगी आपकी प्रति व्यक्ति आय। 5 एकम 5, बचते हैं 3, 5 7 35, बचता है 1, 5 3 15 और 0। 1730
17 पंजे 85 और 5 तिया 15, 150, 1730 रुपए। ये क्या निकल कर आती है आपकी औसत आय, जिसे हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो एक देश के विकास का जो सूचक है वो प्रति व्यक्ति आय। कैसे, वो हम जानेंगे अभी। दूसरा है उस देश की साक्षरता दर। जिस देश के अंतर्गत जितने ज्यादा लोग शिक्षित हैं, जिस देश की साक्षरता दर जितनी अधिक है, वह देश विकास की राह पर उतना ही आगे बढ़ता है। आज विश्व के अंतर्गत जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जहां की साक्षरता दर 100% है। 100% लिटरेसी रेट उन देशों की। और भारत आज भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है। भारत की लिटरेसी रेट 73%, ओनली 73% 2011 की जनगणना के मुताबिक। तो आप सोचिए हमारा देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के देशों से साक्षरता के मामले में भी कितना पीछे। हालांकि भारत विकास कर रहा है, लेकिन अभी भी यह आंकड़ा बहुत दूर है। यानी 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त करना अभी बहुत दूर का आंकड़ा है। वहीं नंबर 3, जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जीने की इच्छा या जीवन जीने का काल या स्वास्थ्य। जिन देशों में स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी बेहतर होती हैं, वह देश उतना ही अधिक विकास करता है। तो ये किसी देश के राष्ट्रीय विकास के 3 तत्व, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन काल। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। धन्यवाद।